हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश एकेडमी चैनल पर। आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 बुक 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 6 है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन और 6 मार्क्स क्वेश्चन करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन है 40 से 50 वर्ड्स में लिखने हैं, 40 से 50 शब्दों में। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। धारणीय और टिकाऊ विकास से क्या अभिप्राय है? जो टिकाऊ टिकाऊ विकास से क्या अभिप्राय है, आप उत्तर लिखेंगे। टिकाऊ विकास का अर्थ है ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे और संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहें। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग और प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण शामिल है। आप टिकाऊ विकास में बता सकते हैं ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को क्षति न पहुंचे और जो संसाधन है हमारे वो आने वाली पीढ़ी के लिए बचे रहें, और प्राकृतिक संसाधनों का क्या हो, संतुलित उपयोग हो, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, और ताकि वर्तमान आवश्यकताएं पूरी हों और भविष्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव भी ना पड़े। टिकाऊ विकास क्या बताएंगे, क्षति ना पहुंचे और जितने भी हमारे संसाधन है उनका उपयोग उनका उपयोग करके हमारा विकास भी हो और भविष्य के लिए भी बचे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है एजेंडा 21 क्या था। एजेंडा 21 क्या है? जो कि रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, तो उसमें एजेंडा था 21। तो उसे उसमें क्या विचार थे उनके, क्या उनकी पॉलिसी थी। ठीक है, तो एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र के रियो सम्मेलन में तैयार की गई एक कार्य योजना थी। एजेंडा 21 क्या था? संयुक्त राष्ट्र के रियो सम्मेलन में तैयार की गई एक कार्य योजना थी जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या था इसका? पर्यावरण का संरक्षण यानी पर्यावरण को बचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना। सतत विकास यानी आने वाली पीढ़ी के लिए, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए जो संसाधन है बचे रहे और हमारा विकास भी हो इनको यूज करके। इसमें देशों को विकास के ऐसे तरीके अपनाने की सलाह दी गई जो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखे और पर्यावरण समस्याओं को कम करे। और जो देश है उनको क्या सलाह दी गई है कि देशों को ऐसा विकास करना है, अपनाने विकास करने के ऐसे तरीके अपनाने हैं जिससे प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखें और पर्यावरण समस्याओं को कम करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है रियो सम्मेलन के मुख्य परिणाम क्या है? रियो सम्मेलन हुआ था तो उसमें सभी देश शामिल हुए थे, उसमें क्या बातचीत हुई, फिर उसके बाद उस सम्मेलन में क्या परिणाम रहे पर्यावरण के मुद्दे पर, तो आपको बताने हैं। रियो सम्मेलन ने वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ाई। रियो सम्मेलन हुआ था तो उससे जो विश्व स्तर पर दुनिया भर में क्या हुआ, पर्यावरण संरक्षण की या पर्यावरण को बचाया जाए उसकी जागरूकता को बढ़ावा दिया। इसमें ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता संरक्षण, वनों की सुरक्षा, टिकाऊ विकास जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आए। और सम्मेलन में देशों ने पर्यावरणीय नीतियां सुधारने और पर्यावरण प्रदूषण कम करने और संसाधनों के संरक्षण हेतु संयुक्त प्रयास करने पर बल दिया। तो जो हमारा रियो सम्मेलन हुआ था उसके परिणाम क्या रहे हैं कि इससे क्या हुआ कि जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता आई है विश्व में। ओके, और नेक्स्ट आगे है, और किस मुद्दे पर? टिकाऊ विकास और वनों की सुरक्षा और जैव विविधता संरक्षण, इन मुद्दों पर बात की है। और नीतियां सुधारने, ठीक है, जो देशों के द्वारा जो विकास किया जा रहा है उसमें नीतियां सुधारें और प्रदूषण कम करने और संसाधनों के संरक्षण हेतु संयुक्त प्रयास करने पर बल दिया है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर दक्षिण विभेद क्या है? उत्तर दक्षिण विभेद का अर्थ बताना, यानी जो उत्तरी गोलार्ध के देश थे और दक्षिणी गोलार्ध के देश थे तो उनके बीच क्या विभेद था। ठीक है, तो जो उत्तरी गोलार्ध के देश थे, जो उत्तरी गोलार्ध के देश थे यानी उत्तर के देश थे वो विकसित थे और दक्षिणी गोलार्ध के देश कैसे थे, वो विकासशील थे।
देशों के बीच विकास स्तर तथा पर्यावरणीय जिम्मेदारियों का अंतर ही उत्तर दक्षिण विभेद कहलाए। इन देशों के बीच जो विकास का स्तर है, यानी जो उत्तर गोलार्ध के देश हैं और दक्षिण गोलार्ध के देश हैं, उनके बीच जो विकास का अंतर है और पर्यावरण को लेकर जो जिम्मेदारियां, यानी पर्यावरण में जो नुकसान पहुंच रहे हैं, जो पर्यावरण में नुकसान पहुंच रहे हैं, उसको किस देश को किस प्रकार से अपनाना चाहिए, उसे बचाने के लिए नीतियां। ठीक है, विकास देश विकसित देश है पर्यावरण संरक्षण को सम्मान दायित्व मानते हैं, जबकि विकासशील देश मानते हैं कि अधिक प्रदूषण विकसित देशों ने किया है, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी भी अधिक होनी चाहिए। जो विकसित देश है पर्यावरण संरक्षण को क्या मानते हैं, एक सम्मान दायित्व मानते हैं, जबकि जो विकासशील देश है वो क्या कहते हैं, जो विकसित देश है उनके द्वारा ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है पर्यावरण को, तो ज्यादा जिम्मेदारी उनकी ही है बचाने की। तो प्रश्न नंबर 4 आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट देने की क्या कारण था। यानी भारत और चीन है क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट, जो क्योटो प्रोटोकॉल में जो पॉलिसी बताई गई थी कि इन देशों को पॉलिसी इस नीति के तहत चलना है, और भारत चीन को उससे कैसे छूट दी गई थी। ठीक है, तो भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से इसलिए छूट मिली क्योंकि इन देशों में क्या था, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कम योगदान था। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उसका जो उत्सर्जन होता है उसमें कम योगदान है, और विकसित देशों की तुलना में इनके औद्योगिकरण में स्तर भी कम था, इसीलिए इन देशों पर अनिवार्य कटौती लागू नहीं की गई। जो भारत और चीन है उसको जो क्योटो प्रोटोकॉल पॉलिसी है उससे बाध्य क्यों नहीं किया गया, मतलब उसको फॉलो क्यों नहीं करते हैं भारत और चीन, क्योंकि उनका जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन कम है, और दूसरा पॉइंट है औद्योगिकरण का स्तर भी कम है, यानी जो औद्योगिक विकास है भारत और चीन में ये भी कम है, इसीलिए इसे अनिवार्य कटौती के लागू नहीं की गई। ठीक है, इन देशों पर जो क्योटो प्रोटोकॉल पॉलिसी है वो लागू नहीं की गई। प्रश्न नंबर 6 है, पर्यावरण की कृषि संबंधी दो समस्याएं क्या है। जो पर्यावरण में कृषि संबंधी दो समस्याएं बतानी, यानी जो कृषि के जो क्षेत्र है उसमें क्या नुकसान है पर्यावरण में। कृषि से जुड़ी प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में उपजाऊ भूमि, नेक्स्ट है मृदा क्षरण, भूमिगत जल स्तर में गिरावट, रासायनिक खाद कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण पैदा होना शामिल है। यह समस्याएं कृषि उत्पादकता घटाती हैं और पर्यावरण संतुलन को भी गंभीर से प्रभावित करती हैं। तो पर्यावरण की कृषि संबंधी दो समस्याएं क्या है, एक तो जो भूमि का उपजाऊपन कम हो रहा है, मृदा क्षरण हो रही है, और भूमिगत जल स्तर भी कम हो रहा है, और रासायनिक खाद जो रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं उससे क्या हो रहा है, जो प्रदूषण पैदा हो रहा है, और समस्या जो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है वो भी कम कर रही है। ठीक है, जो कृषि संबंधी जो समस्या है पर्यावरण संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। जो पर्यावरण है उसके संतुलन, जो उसका संतुलन बना है उसको भी असंतुलित करती हैं, उसको भी प्रभावित करती हैं। तो प्रश्न नंबर 6 आपको क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किन्हीं दो देशों ने अंटार्कटिका पर अपना दावा पेश किया। आपको दो देशों के नाम बताने हैं। जो अटलांटिका क्षेत्र है, जो अटलांटिका है उस पर किसने दावा किया। अटलांटिका पर दावा करने वाले देशों में ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल हैं। आपको किन्हीं दो के बताने हैं, तो इसमें ज्यादा अधिकतम कितने, ब्रिटेन है, अर्जेंटीना भी कह सकते हैं हम, चिली भी है, नॉर्वे भी है, फ्रांस भी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल यह देश हैं जो कि अंटार्कटिका पर अपना मतलब दावा पेश करते कि ये हमारे क्षेत्र में है। इन देशों ने ऐतिहासिक खोजों, भौगोलिक निकटता और अनुसंधान कार्यों के आधार पर अपने अपने क्षेत्रीय दावे प्रस्तुत किए। ये अपने दावे किस आधार पर पेश करते हैं, मतलब अंटार्कटिका पे दावा क्यों करते हैं, किस आधार को मानते हैं, ऐतिहासिक खोज, जो इनके द्वारा ऐतिहासिक खोज की गई, अपने इतिहास से जोड़ते हैं अंटार्कटिका को, अपने भौगोलिक निकटता से जोड़ते हैं, भौगोलिक निकटता जो इनका सीमा क्षेत्र है उससे भी जोड़ते हैं,
ये इनके द्वारा बोला जाता है कि जो अंटार्कटिका क्षेत्र है हमारे भौगोलिक क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों, जो अनुसंधान के कार्य होते हैं इनके, उसमें भी इनको रखा जाता, तो अपने अपने क्षेत्रीय दावों को प्रस्तुत करते हैं इस आधार पर। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संधियां इस सामूहिक धरोहर मानती हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई हैं, जो कि हमने क्योटो प्रोटोकॉल, जो रियो सम्मेलन देखा, तो इसे क्या मानती है, एक सामूहिक धरोहर, यानी सभी की धरोहर है ये अंटार्कटिका। ठीक है, तो आपको क्लियर, प्रश्न नंबर 7 क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो प्रश्न नंबर 8 है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ने के क्या कारण है। जो समुद्र तटीय क्षेत्र है उस जगह प्रदूषण बढ़ते हैं, तो उसके क्या कारण है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण है बढ़ती मानव बस्तियां। पहला कारण क्या है, वहां पे मानवों की बस्तियां बढ़ रही हैं, यानी जो आवास है वह बढ़ रहा है। पर्यटन गतिविधियां, जो लोग घूमने जाते हैं वहां पर, उसके कारण भी क्या हो रहा है, समुद्र तटीय प्रदूषण हो रहा है। औद्योगिक कचरा, जो उद्योगों से कचरा निकलता है वो सीधे समुद्र में विसर्जन कर दिया जाता है, तो औद्योगिक कचरा इसका कारण बन सकता है। और सीवेज, सीवेज का समुद्र में प्रवाह, जो सीवेज है उसका भी समुद्र में प्रवाह, यानी जो सीवेजेज है उनको भी समुद्र में छोड़ा जाता है। और तटीय भूमि का अत्यधिक उपयोग, जो तटीय भूमि है उसका भी ज्यादातर मानव जाति द्वारा उपयोग किया जा रहा है। इन कारणों से समुद्री जल दूषित होता है। यह सभी कारण है जिससे जो समुद्री जल है वह दूषित होता है, समुद्री जीवन को हानि पहुंचती है और पर्यावरण असंतुलित होता है। तो समुद्र तटीय प्रदूषण बढ़ने में क्या क्या है, वहां पे मानव बस्तियां बढ़ रही हैं, पर्यटन की गतिविधियां बढ़ रही हैं, सीवेज, सीवेज का समुद्र में प्रवाह होना, और तटीय भूमि का ज्यादातर उपयोग होगा मानव जाति के द्वारा। तो ये जो कारण है समुद्री तटीय प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, धरती के ऊपरी वायुमंडल में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है, जो धरती के ऊपरी वायुमंडल, जो वायुमंडल है हमारा, उसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, पर्यावरण जो कि प्रदूषण वगैरह फैल रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है उसके कारण। ठीक है, तो आगे इसमें किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं। धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत में छेद, जो हमारी वायुमंडल में ओजोन परत है उसमें प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, ओजोन परत में छेद, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि हो रही है, और वैश्विक तापमान बढ़ना, और जो तापमान है वह भी बढ़ रहा है, और परावैंगनी किरणों का अधिकतम प्रवेश परिवर्तन देखे जा रहे हैं। जो ओजोन परत है उसमें छेद हो रहा है, जैसे परावैंगनी जो किरणें हैं उनका अधिकतम प्रवेश हो रहा है, और इस प्रकार के परिवर्तन है। परिवर्तन मानव स्वास्थ्य, जलवायु संतुलन, पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। तो परावैंगनी किरणें हैं हमारे, उससे जो कि बहुत ही हानिकारक होती है हमारे शरीर के लिए, उससे कैंसर भी हो सकता है, और आंखों जो आई डिसीज है वो भी हो सकती है। जलवायु का संतुलन भी खराब हो रहा है, पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है। ठीक है, तो जो ऊपरी वायुमंडल है उसमें किस प्रकार के परिवर्तन है, ओजोन परत में छेद, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि हो रही है, वैश्विक तापमान जो कि ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, परावैंगनी किरणों का अधिकतम प्रवेश, जिससे ओजोन परत खराब हो रही है, परावैंगनी किरणें हैं वो ज्यादा से ज्यादा आर पार आ रही हैं परत से, और इसमें परिवर्तन दिख रहे हैं इस तरीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, मूलवासियों के अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा क्या है। जो मूलवासी हैं उनके अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा क्या है। मूलवासियों के अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा जंगलों का तेजी से गायब होना, यानी जो मूलवासी हैं, जिस मूलवासी लोग हैं वो किस पे निर्भर रहते हैं, जंगलों पे, तो वहां पे क्या हो रहा है, जंगलों का तेजी से गायब होना। और भूमि अधिग्रहण, जो भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, खनन गतिविधियां, सरकार कोई भी पॉलिसी लाती है वहां पे खनन चालू करवा देती है। तेज विकास परियोजनाएं, सरकारें कोई भी परियोजनाएं लाती है वहां पे, जिससे क्या होता है उन लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, काफी समस्याएं आती हैं। इन कारणों से उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है, और वन्य जीवों की संख्या घट रही है, और तथा उनकी सांस्कृतिक पहचान और जीविका संगठन भी खतरे में पड़ रही है। उससे क्या हो रहा है कि उनके जो प्राकृतिक आवास है उसको वह भी नष्ट हो रहा है, और जो वहां के वन्य जीव है वो भी घट रहे हैं, और उनकी सांस्कृतिक
जो पहचान है वह भी कम हो रही है और जीविका संकट में भी पड़ रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान में क्यों किया जाता है? जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उसको हम राजनीति विज्ञान में क्यों पढ़ते हैं? ठीक है। तो उसमें बताना है आपको, पर्यावरण समस्याएं व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव डालती हैं। जो पर्यावरण समस्याएं क्या करती है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव डालती है। हमारे समाज को भी प्रभाव डालती है, जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी प्रभाव डालती है और राजनीतिक रूप से भी प्रभाव डालती है। राज राजनीति विज्ञान यह अध्ययन करता है, जो राजनीति विज्ञान है यह अध्ययन करता है कि सरकारें कानून, नीतियों और दंडात्मक प्रावधानों के माध्यम से प्रदूषण फैलाने वालों पर नियंत्रण कैसे लगा सकती है। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण में राजनीतिक निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हम क्यों पढ़ते हैं पर्यावरण की जो समस्या है उनको हम राजनीति में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वह हमारे सामाजिक रूप से हमें नुकसान पहुंचाती है, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। और जो सरकारें, सरकार के द्वारा कानून, नीतियां और दंडात्मक प्रावधानों के माध्यम से, यानी उन्हें पनिश, जो जिसके द्वारा भी है जो भी समस्याएं हो रही है पर्यावरण को, उनको पनिश किया जाए, उनके लिए नियम बनाए जाए, उनके लिए कानून बनाए जाए और प्रदूषण फैलाने वाले को नियंत्रण कैसे हो। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण को हम किसमें पढ़ते हैं? राजनीतिक विज्ञान में। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12। विश्व की संसाधन संपदा के आधार पर निरंतर कमी कोई दो कारण बताइए। विश्व की संसाधन संपदा के आकार में निरंतर कमी की कोई दो कारण। जो विश्व की संपदा है वो किस प्रकार से कम हो रही है, जो संसाधन किस प्रकार से कम हो रहे हैं, उसके कारण बताने हमें। विश्व की संसाधन संपदा में कमी का मुख्य कारण है अंधाधुंध दोहन, कि उनका जो दोहन है, उनका उपयोग, अंधाधुंध दोहन मतलब उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है और प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित उपयोग। उनका कोई संतुलन, अगर एक संतुलित उपयोग करें तो बचाया जा सकता है, कि उसका असंतुलित उपयोग हो रहा है तो इसलिए हम उसको ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहे हैं और उसे बचाना हमारे लिए जरूरी हो गया है। बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ रही है जिससे संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग है। और औद्योगिकरण और वनों की कटाई, जो सभी लोग विकसित होना चाहते हैं, सभी देश विकसित होना चाहते हैं तो अपने औद्योगिकरण विकसित कर रहे हैं और वनों की कटाई की जा रही है। और गतिविधियों से खनिज, जल, वन, ऊर्जा संसाधन तेजी से घट रहे हैं जिससे पर्यावरण और आर्थिक विकास दोनों प्रभावित होते हैं। जो पर्यावरण है और जो हमारा आर्थिक विकास है वह भी प्रभावित होता है। तो विश्व में जो हमारे संसाधन है किस प्रकार से कम हो रहे हैं, इसमें क्या है, बहुत ज्यादा हमारे द्वारा क्या उपयोग किया जा रहा है संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित उपयोग है, एक असंतुलित जरूरत से ज्यादा उपयोग हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ रही है, इसके कारण जो हमारी जो संसाधन है, संपदा है विश्व की, वह कम हो रही है। औद्योगिकरण के कारण, वनों की कटाई के कारण, वन काटे जा रहे हैं तो हमारे जो वन प्राकृतिक संसाधन है तो वन भी कम हो रहे हैं। ठीक है, और आर्थिक विकास दोनों प्रभावित करते हैं। और ये क्या करते हैं? पर्यावरण को भी करते हैं और आर्थिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के दो बांध विरोधी आंदोलनों के नाम लिखिए। भारत में जब बांध बनाए जा रहे थे, जो भारत में बांध जब बने और लोगों के द्वारा आंदोलन किए गए, वह कब, कौन कौन से आंदोलन है वह बताने आपको। तो भारत में बड़े बांधों के विरोध में प्रमुख आंदोलनों में नर्मदा बचाओ आंदोलन है और टिहरी आंदोलन है। कौन कौन से आंदोलन है? एक नर्मदा बचाओ आंदोलन है और दूसरा कौन सा है? टिहरी आंदोलन। यह आंदोलन विस्थापन, पर्यावरण क्षति, जंगलों के विनाश और नदियों पर प्रभाव को लेकर शुरू किए गए थे, जिनका उद्देश्य स्थानीय लोगों के अधिकार और पर्यावरण संरक्षण की मांग करना था। तो भारत में बांध विरोधी आंदोलन कौन कौन से? नर्मदा बचाओ है, दूसरा क्या कौन सा है? टिहरी आंदोलन। ठीक है, टिहरी आंदोलन है।
जो कि प्रमुख बड़े आंदोलन है। और ये आंदोलन क्यों किए गए? क्योंकि जो लोगों का विस्थापन ना हो पाए, अगर कोई जगह कोई गांव है और वहां पे बांध बनाया जा रहा है उस क्षेत्र में, तो लोग ज्यादा से ज्यादा उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको विस्थापन होना पड़ेगा। तो ये क्यों चलाएगा? क्योंकि उनका विस्थापन ना हो, पर्यावरण को क्षति ना हो। वहां पे अगर आसपास के जो क्षेत्र हैं, पेड़ हैं, वो भी काटे जाएंगे। चीजों को बनाने के लिए, उनके बांध बनाते हैं उसके लिए जगह चाहिए होगी, तो पर्यावरण को, जो पेड़ों को काटे जाएंगे तो पर्यावरण की क्षति भी होती है। जंगलों के विनाश और नदियों पर प्रभाव को लेकर शुरू किए गए। उस पर नदियों को भी प्रभाव पड़ता है, जिनका उद्देश्य था स्थानीय लोगों का अधिकार और पर्यावरण संरक्षण की मांग करना था। इन आंदोलनों का उद्देश्य क्या था? स्थानीय लोगों का अधिकार रहे और उन्हें उनके जो उस क्षेत्र का पर्यावरण है वह संरक्षण रहे, बचा रहे। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न नंबर 13 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूल निवासियों के हितों के लिए क्या उपाय किए गए? भारत में मूल निवासी थे, उनके हितों के लिए कौन कौन से उपाय किए गए वह बताने आपको। ठीक है, तो इसमें बताएंगे जो भारत में मूलवासियों के हितों के लिए सुरक्षा के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। जो भारत का संविधान है, संविधान में भी क्या विशेष प्रावधान, विशेष नियम दिए गए हैं मूलवासियों के लिए, जिनमें शिक्षा, नौकरियां, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण शामिल हैं। इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम भी है, यानी एक्ट भी बनाए गए हैं। भूमि संरक्षण कानून भी बनाया गया है। विशेष आर्थिक सहायता और आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग अलग विकास योजनाएं भी हैं। जो आदिवासी क्षेत्र है उनके लिए अलग अलग विकास योजनाएं भी चलाई गई हैं भारत सरकार के द्वारा, और उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो सके, ताकि सभी का एक अच्छे स्तर पे विकास हो सके। तो भारत के जो मूलवासी हैं उनके लिए क्या किया गया? संविधान में विशेष प्रावधान भी है। शिक्षा और नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी आरक्षण शामिल है। शिक्षा में आपको पता होगा SC ST सभी इस प्रकार से SC ST OBC सभी को संरक्षण में रखा है। नौकरियों में भी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी इनके लिए अलग से प्रावधान दिए गए हैं, कानून बताया गया है। और इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम भी बनाए गए हैं और भूमि संरक्षण कानून भी। ठीक है, तो जो भारत में मूलवासियों के हितों के लिए ये अगर पूछे तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट है 4 मार्क्स क्वेश्चन है, जो कि आपको 100 से 120 वर्ड में लिखने हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, बांध विरोधी आंदोलनों की प्रमुख चिंताएं किन किन मुद्दों पर रही? जो बांध विरोधी आंदोलन होते हैं वो किस लिए किए जाते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं उनके? बांध विरोधी आंदोलन की मुख्य चिंताएं नदियों और उनके पारिस्थितिक तंत्र को बचाने, जो नदियां हैं उनको बचाने के लिए, और जो पारिस्थितिक तंत्र होता है जैसे पेड़ पौधे, जानवर, नदी, झरने, सारी चीजें आ जाती हैं, उनको बचाने, और जल स्रोतों के न्यायपूर्ण उपयोग, और जो जल है उसका भी न्यायपूर्ण उपयोग हो, और वनों के संरक्षण तथा बड़े बांधों से होने वाले विस्थापन की समस्याओं पर केंद्रित रही है। यानी वनों का संरक्षण हो और बांधों से होने वाले विस्थापन की समस्याओं पर केंद्रित रही है। ठीक है, क्या है उनकी समस्या? तो उनकी मुख्य चिंताएं क्या थी? कि उनका विस्थापन ना हो, ठीक है, और जो वहां के वनों का संरक्षण हो, बड़े बांधों से होने वाली जो विस्थापन समस्या है वो भी ना हो, और जो जल स्रोत है उसके न्यायपूर्ण उपयोग हो, पारिस्थितिक तंत्र बना रहे, और नदियां भी बची। तो इसके आंदोलन इसलिए किए जाते हैं। और आगे है, उनके हितों को नुकसान ना पहुंचाए और बड़े बांधों के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने और जैव विविधता घटने और सामाजिक असमानता बढ़ने की आशंकाओं ने इन आंदोलनों को और मजबूत किया है। यानी इन आंदोलन से जो बांध बनते हैं उनसे नुकसान होता है, तो उनको रोकने के लिए इन बड़े बांधों से क्या होता है? प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, जैव विविधता घटती है, सामाजिक असमानता बढ़ती है, और आशंकाओं ने इन आंदोलनों को मजबूत किया है। इस बड़े बड़े कारणों के कारण, इन कारणों के कारण जो आंदोलन है वह किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है,
विश्व में उभरे पर्यावरण आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए। विश्व में पूरी जो दुनिया में है जो आंदोलन किए गए उनके वह क्यों किए गए लोगों के द्वारा, उसके कारण बताने हैं आपको। 4 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व भर में पर्यावरण आंदोलन उभरने के प्रमुख कारणों में वनों की तीव्र कटाई। पहला कारण क्या है? वनों की तीव्र कटाई, यानी लोग जो है लोगों के द्वारा ज्यादा से बहुत जल क्या है वन कटाई हो रही है, और जैव विविधता का लगातार घटना। जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, जैव विविधता यानी जो उसमें जानवर, झरने, पेड़, नदी ये सब आ जाते हैं, तो उनकी जैव विविधता भी हमारी घट रही है। और कंपनियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। जो कंपनियां हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनके द्वारा बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है प्राकृतिक संसाधनों का। और बहुराष्ट्रीय परियोजनाओं के कारण होने वाला पर्यावरणीय नुकसान शामिल है। तो बहुराष्ट्रीय परियोजनाएं होती हैं, हम कहते हैं कि जो ये बहुराष्ट्रीय परियोजनाएं, इससे हमारा विकास होगा, लेकिन उस विकास को हम उचले स्तर पर रखते हैं, अपनी पहली प्रायोरिटी रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो पर्यावरणीय नुकसान है वह भी हो रहा है। तो इन गतिविधियों से जल, जमीन, वायु प्रदूषण बढ़ा है, जिससे मानव स्वास्थ्य, वन्य जीवन और पारिस्थितिक तंत्र को भारी खतरा उत्पन्न हुआ है। इन समस्याओं ने वैश्विक स्तर पर जागरूकता और विरोध आंदोलन को जन्म दिया है। जो है पर्यावरण आंदोलन से जो कारण है क्या क्या है? वनों की तीव्र कटाई और जैव विविधता को लगातार जो है उसका स्तर कम करता है। कंपनियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है। और आगे बहुराष्ट्रीय परियोजना है, उनके कारण क्या हो रहा है? पर्यावरणीय नुकसान भी हो रहा है, जिस कारण जो है विश्व लेवल पर आंदोलन हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है और इनका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है? तो विश्व की साझी विरासत क्या अर्थ है? जो साझी विरासत शब्द यूज किया गया है, इसका क्या अर्थ है और इसके दोहन, फिर उसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है वो बताना है आपको। तो उत्तर लिखेंगे, विश्व की साझी विरासत उन प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिन पर किसी एक देश का या समुदाय का अधिकार नहीं होता, बल्कि पूरी मानव जाति का समान अधिकार होता है। जो विश्व की साझी विरासत किसे कहा गया? जिसपे किसी देश या किसी एक देश या समुदाय का अधिकार नहीं होता, वो पूरी मानव जाति का अधिकार होता है। जैसे महासागर, तीव्रीय ध्रुवीय क्षेत्र, अंतरिक्ष आदि। इसमें क्या क्या है उदाहरण दे सकते हैं? जैसे महासागर हो गया, ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, अंतरिक्ष हो गया। ये जो कुछ क्षेत्र हैं जिसपे क्या है साझी विरासत है विश्व की। ठीक है, और इनका अत्यधिक दोहन औद्योगिक गतिविधियों, आगे हमें बताना था दोहन और प्रदूषण कैसे हो रहा है, तो दोहन में बताएंगे जो औद्योगिक गतिविधि होती है उनके कारण अत्यधिक दोहन हो रहा है। प्रदूषण संसाधनों के अधिनियम अनियमित उपयोग है। जो प्रदूषण हो रहा है और संसाधनों का अनियमित उपयोग, या कि एक लिमिट में उपयोग नहीं किया जा रहा संसाधनों को, जरूरत से ज्यादा लोगों की मानव जाति के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। ठीक, और बड़े देशों द्वारा अनियंत्रित खनन, प्लास्टिक कचरा फैलाना, समुद्री संसाधनों का अति शिकार इन साझा संपदाओं को नष्ट कर देता है और पर्यावरणीय असंतुलन पैदा करता है। ठीक है, तो हमें साझी विरासत किस प्रकार से कैसे बताएंगे आप? किसी एक देश या एक समुदाय का अधिकार नहीं, बल्कि सभी मानव जाति का समान अधिकार है, उसे हम साझी विरासत कहेंगे, विश्व की साझी विरासत। और आप उसमें जो है उदाहरण किस प्रकार दे सकते? महासागर हो गया, अंतरिक्ष हो गए, और क्या ध्रुवीय क्षेत्र हो गए, जो कि हमारी साझी विरासत में आते हैं। और इसका दोहन प्रदूषण किस प्रकार हो रहा है? जो औद्योगिक है उनके द्वारा बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है, संसाधनों का प्रदूषण फैल रहा है, अनियमित खनन हो रहा है, प्लास्टिक कचरा फैलाना विकसित देशों के द्वारा, समुद्री संसाधनों का अति शिकार होना, इन साझा जो संपदाएं हैं उसको नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, साझा संपदा की सुरक्षा के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। जो
तो साझा संपदा है, जो हमने अभी पढ़ा कि जो साझा संपदा है क्या होती है, महासागर हो गए, ध्रुवीय क्षेत्र हो गए, अंतरिक्ष हो गए, उनको बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देशों के द्वारा क्या विचार किए गए, प्रयासों की विवेचना के उनके द्वारा क्या प्रयास किए गए, वह आपको बताना है इसमें। तो उनके द्वारा क्या क्या किया गया है, साझी संपदा की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। जो विश्व स्तर पर साझी संपदा को बचाने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण क्या किए गए, कार्य किए गए हैं, जिससे कि हम पहला बता सकते हैं 1992 का रियो घोषणा पत्र। पहला कौन सा है, 1992 का रियो सम्मेलन, और विभिन्न देशों के बीच पर्यावरण संरक्षण के लिए सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित था। तो पहले सम्मेलन क्या कौन सा किया गया था, 1992 का रियो सम्मेलन किया गया था, जिसमें क्या था, पर्यावरण संरक्षण के लिए और सभी देशों का सहयोग बढ़ाने पे ध्यान केंद्रित किया गया था, उसका उद्देश्य था। दूसरा यूएनएफसीसीसी 1992 के अंतर्गत देशों ने अपनी क्षमता और जिम्मेदारियों के अनुसार पर्यावरण संरक्षण पर योगदान देने का संकल्प लिया, जिसे हम साझी यानी अलग अलग जिम्मेदारियां कहते हैं। यानी जो विकसित देश है उनकी अलग जिम्मेदारियां, विकासशील देश है उनकी अलग जिम्मेदारियां हैं। इस सम्मेलन के दौरान यह बात की गई थी। कौन सा, यूएनएफसीसीसी 1992 के तहत। नेक्स्ट है, तीसरा बताएंगे आप, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जो कि जापान में किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जो कि जापान में किया गया था, विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु और स्पष्ट लक्ष्य दिए गए। यह सभी प्रयास वैश्विक पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए उद्देश्य से किए गए। तो जो विश्व स्तर पर जो प्रयास किए गए कौन कौन से, पहला 1992 का रियो सम्मेलन था जिसमें पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। दूसरा 1992 में क्या किया था, यूएनएफसीसी के अंतर्गत जो क्षमता है और जिम्मेदारियों का अनुसार पर्यावरण संरक्षण को बांटा गया। तीसरा क्योटो प्रोटोकॉल विश्व स्तर पर जो सम्मेलन किया गया था जो कि जापान में हुआ था 1997 में, विकसित देशों को जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, यानी कहा गया कि जो विकसित देश है वह अत्यधिक जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन करते हैं, जो विकासशील देश है वह ग्रीन हाउस गैसेस का कम उत्सर्जन करते हैं। जो विकसित देश है तो उनको कहा गया जो इनके लिए प्रयास है वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होगा। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको बतानी है कि विश्व स्तर पर कब कब ये प्रयास किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में साझा जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिका के विषय में भारतीय दृष्टिकोण क्या है। यानी जो जैसे यूएनएफसीसी 1992 में ये सम्मेलन हुआ था तो पर्यावरण संरक्षण में क्या किया गया था, साझा जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिका। तो इसमें भारत के क्या विचार हैं ये आपको बताने हैं। भारत का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की अधिक जिम्मेदारी विकसित देशों की है। भारत क्या कहता है, जो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है विकसित देशों के द्वारा ज्यादा हो रहा है तो उन्हें कम करना चाहिए। जिम्मेदारी किसकी है, उसे कम करने की जिम्मेदारी किसकी है, विकसित देशों की, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से इन गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन किया है। जो विकसित देश है वो पहले ही विकसित हो चुके थे तो उन्होंने लंबे टाइम तक जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका उत्सर्जन किया है। और भारत क्या कहता है, आधारित आवश्यकताओं ने पर्यावरण पर अधिक दबाव डाला है। और भारत के द्वारा क्या, और भारत के अनुसार है कि सभी देशों की साझा जिम्मेदारी तो है, लेकिन आर्थिक क्षमता, ऐतिहासिक उत्सर्जन और विकासात्मक जरूरतों में अंतर होने के कारण भूमिकाएं अलग अलग होनी चाहिए। इसलिए पर्यावरण संरक्षण में समानता नहीं बल्कि एक भागीदारी आवश्यक है, एक न्याय संगत भागीदारी आवश्यक है। तो भारत का क्या मत है इस पर, साझा जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिका। भारत कहता है कि जो विकसित देश है उनके द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है वह ज्यादा हो रहा है, वह जो विकसित देश है वे ज्यादा जिम्मेदार हैं इसको कम करने के लिए। और भारत का कहना है कि सभी देशों की साझा संपदा तो है लेकिन उनके क्षमता के अनुसार अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। यानी जो उनकी आर्थिक क्षमता क्या है, देश की ऐतिहासिक उत्सर्जन क्या है, यानी वो
जैसे उस भारत ने बोला कि जो विकसित देश है वो पहले से विकसित हो चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। यानी ऐतिहासिक उत्सर्जन वो किस लेवल पे किस स्तर पे उनका विकास हो रखा है देश का, इस अंतर पर होना जो होने का कारण है अलग अलग होनी चाहिए। जो पर्यावरण संरक्षण को बचाने की जो भूमिका है सबकी इस अंतर पे अलग अलग इस आधार पे होनी चाहिए कि उसकी आर्थिक क्षमता क्या है, ऐतिहासिक उत्सर्जन क्या है और उसका विकास कितना हुआ है, इस आधार पर देशों का जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, प्राकृतिक वनों का क्या महत्व है। जो प्राकृतिक वन है उनका क्या महत्व है हमारी पर्यावरण में। प्राकृतिक वन हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जो जो वन है, प्राकृतिक वन है, वो क्या करते हैं, हमारे जो प्राकृतिक चीजें हैं उसके संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा क्या करते हैं, वर्षा चक्र को नियमित बनाए रखते हैं। और वनों के द्वारा क्या है, वर्षा चक्र को नियमित बनाए रखते हैं। किस प्रकार से वर्षा चक्र रहेगा उसको भी नियमित बनाए रखते हैं। वन जल चक्र को संतुलित रखते हुए भूमिगत जल स्तर बढ़ाने में सहायक होते हैं। जो जो भूमिगत जल है उसके स्तर को भी बढ़ाते हैं वन। प्राकृतिक वनों में पाई जाने वाली जैव विविधता अनेक प्रकार के पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों का संरक्षण करती है और साथ ही वन मिट्टी कटाव को रोककर भूमि को बंजर होने से बचाती है और पर्यावरण सुरक्षित एवं स्थिर बनाती है। जो प्राकृतिक वनों का क्या महत्व है, ये वर्षा जल चक्र को नियमित रखती है, बनाए रखती है। जो वन जल चक्र है उसको भी नियमित रखती है और जो हमारे भूमि जल स्तर है उसको भी बढ़ाती है और जो मिट्टी है मिट्टी को बंजर होने से बचाती है और पर्यावरण जो सुरक्षित हो और स्थिर बनाती है, पर्यावरण को सुरक्षित और स्थिर बनाती है, टिकाऊ बनाती है, जो प्राकृतिक वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलवासी कौन है और उनके अधिकारों पर टिप्पणी कीजिए। मूलवासी कौन थे और उनके अधिकार क्या है उस पर टिप्पणी करनी है आपको। उनके अधिकार बताने क्या क्या थे। मूलवासी वे लोग हैं जो किसी क्षेत्र में बहुत प्राचीन समय से निवास करते आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में ऐसे समुदाय को मूलवासी माना है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ है उसके द्वारा 1992 में कहा गया था जो मूलवासी लोग वे लोग हैं जो प्राचीन समय से आदिकाल से जो है किसी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, अपने आदिकाल से किसी एक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और दूसरे लोगों के द्वारा उनको गुलाम बनाया गया है। उस क्षेत्र को जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने कहा है मूलवासी क्षेत्र, मूल निवासी क्षेत्र। ठीक है, भारत में इन्हें जनजाति आदिवासी कहा जाता है। भारत में मूलवासी लोगों को क्या बोलते हैं, जनजाति और आदिवासी। और इनके प्रमुख मूलवासियों का प्रमुख अधिकार है। अब इनके अधिकार क्या क्या है, इनकी अलग पहचान है, संस्कृति परंपराओं को सुरक्षित रखना, उनकी पहचान को सुरक्षित रखना, उनकी पहचान है वो सुरक्षित रहे, उनकी संस्कृति सुरक्षित रहे, पर्यावरण और परंपराओं को सुरक्षित, जो उनकी परंपराएं रीति रिवाज है वह भी सुरक्षित रहे, उनके अधिकार में आएंगे। और वे चाहते हैं कि उन्हें स्वतंत्र समुदाय के रूप में मान्यता मिले और विकास परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन और शोषण से समस्याओं से भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, आपको इसमें मूलवासी कौन है, वे लोग हैं जो आदिकाल से किसी एक क्षेत्र में रहते आ रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1982 में यह बात कही गई कि मूलवासी लोग वे क्षेत्र वे लोग माने जाएंगे। भारत में इनको क्या बोलते हैं, जनजाति और आदिवासी कहा जाता है। इनके अधिकार क्या है, इनकी जो पहचान है वह बची रहे, इनकी संस्कृति बची रहे और परंपराओं को सुरक्षित, यानी इनके जो रीति रिवाज है वह भी सुरक्षित रहे। और जो इनकी चाह क्या है, इनकी इच्छा क्या है कि जो परियोजनाओं के कारण इनका विस्थापन होता है वह ना हो और जो उनका शोषण होता है वो शोषण ना हो, उनके लिए कोई ऐसे नियम बनाए जाए। ठीक है, तो मूलवासी कौन है और उनके अधिकार कौन कौन से आप बता सकते हैं इस तरीके से। प्रश्न नंबर 8 है, टिकाऊ विकास क्या है और इसको कैसे लागू किया जा सकता है। ठीक है, हम टिकाऊ विकास क्या है, यानी जो देशों के द्वारा विश्व स्तर पर विकास किया जा रहा है, टिकाऊ विकास कैसे हो और कैसे लागू किया जा सकता है, इसको
इसको लागू करने के क्या क्या नियम है। टिकाऊ विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाती है कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। टिकाऊ विकास कैसा किसे बोलेंगे, जो वर्तमान की पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, जो वर्तमान पीढ़ी के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है उनकी आवश्यकता भी पूरी हो और जो आने वाली पीढ़ी है उसकी जरूरतों पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, यानी जो संसाधन है उनके लिए भी बचे रहें, उसे ही हम टिकाऊ विकास कहेंगे। उसके अवयव की भावना को कम करना, आवश्यकता अनुसार ही उत्पादन करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना शामिल है। अब इसे लागू कैसे किया जा सकता है, जो टिकाऊ विकास है उसको लागू करने के नियम क्या है। उसकी अवयव की भावना को कम करना, यानी जो हमारे द्वारा जो संसाधन है ज्यादा से ज्यादा उपयोग ना किए जाए, उनकी आवश्यकता के अनुसार, यानी जो हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार ही उनका उत्पादन करना चाहिए। और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो, उन प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करने के लिए हमें नियम कानून लाने चाहिए और अच्छे से उपयोग करना चाहिए। टिकाऊ विकास को लागू करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उचित और पूर्ण उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग और संतुलित आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो टिकाऊ विकास लागू होगा कब, उसका एक संसाधनों का उचित उपयोग हो, पर्यावरण संरक्षण हो और नवीकरणीय योजनाओं यानी इनोवेशन हो एनर्जीज में, ठीक है, और संतुलित आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो संतुलित है, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन भी बना रहे। तो आपको क्वेश्चन ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रियो सम्मेलन की व्याख्या कीजिए। रियो सम्मेलन 1992 में, जो रियो सम्मेलन हुआ था जिसे अर्थ सम्मेलन भी बोलते हैं हम, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? रियो सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। कौन सी जगह पे? ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में। ओके। और जिसे पृथ्वी शिखर पर सम्मेलन भी कहा जाता है, और इसे किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इससे आगे आप बता सकते हैं कि सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण को संरक्षण करना और जो है विकास के बीच संतुलन, यानी देशों के द्वारा जो है कुछ भी जो है विकास के बीच संतुलन पर बल दिया, यानी देशों के द्वारा जो विकास किया जा रहा है वो इस प्रकार से किया जाए कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वह भी बचे रहे, ठीक है। और इसमें क्या था? एजेंडा 21 नामक परियोजना प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने का उपाय बताए गए। और रियो सम्मेलन मुख्य उद्देश्य यह था विकास की प्रक्रिया से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहे। तो रियो सम्मेलन में आपको किस प्रकार से बताना है, यह सम्मेलन कहां पर हुआ था और कब हुआ था। सम्मेलन ब्राजील है कि ब्राजील के शहर किसमें? रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था और 1992 में हुआ। और इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण का संरक्षण करना और विकास के बीच संतुलन को बल दिया। जो विकास देशों के द्वारा विकास किया जा रहा है और पर्यावरण और जो विकास है उसके बीच संतुलन किस प्रकार से हो। और इसमें क्या था? एजेंडा 21 था नामक के कार्य योजना लागू की गई थी। तो जिसमें क्या था कि जिसके अंदर एक टिकाऊ विकास को बढ़ावा दिया है। एजेंडा 21 में क्या था? टिकाऊ विकास को बढ़ावा दिया। और रियो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि विकास की प्रक्रिया से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहें। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऐसा विकास किया जाए कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और जो भविष्य के जो प्राकृतिक संसाधन है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहे। तो आप रियो सम्मेलन की व्याख्या में इस प्रकार से बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, तो यहाँ पे आप हमारे जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम करेंगे 6 अंकीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। जो यानी पर्यावरण को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या किया गया
सभी देशों के द्वारा, पूरी मानव जाति, सभी देशों के द्वारा, ताकि पर्यावरण बच सके। उत्तर में आप लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, बहुत सारे प्रयास किए गए जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, इससे आगे है विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों के साथ साथ सामाजिक संगठन, पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई। और इसमें किस किसने इसमें भूमिका निभाई? एक तो सरकारों के साथ, सभी देशों की सरकारों के द्वारा, और सामाजिक संगठन जो कि हमारे संगठन बने हुए हैं, और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने, जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं ने भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने भी इसको बचाने के लिए कदम उठाए हैं। दक्षिणी देशों जैसे मैक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका तथा भारत में वनों की कटाई के विरोध व्यापक आंदोलन हुए हैं। जो अगर दक्षिणी देशों की बात करें, जिसमें कौन कौन से? ब्राजील है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, अफ्रीका, भारत है। इसमें जो है वनों की कटाई के विरोध में, इस पे बड़ी मात्रा में वन काटे जा रहे हैं, तो इसके लिए वन ना काटे जाएं, लोगों के द्वारा आंदोलन किए गए हैं। और आगे है ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के खिलाफ जन आंदोलन। और ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के खिलाफ जन आंदोलन चलाए गए। जो ऑस्ट्रेलिया, उसमें क्या, क्यों चलाए गए? जो खनिज उद्योग हैं, वो खनिज उद्योग स्थापित होते हैं तो फिर उनसे पर्यावरण को नुकसान होता है। पर्यावरण को नुकसान ना हो उसके लिए जन आंदोलन, लोगों के द्वारा आंदोलन चलाए गए। और इसके अतिरिक्त और किन किन देशों ने इसके लिए प्रयास किए? थाईलैंड, दक्षिण एशिया, इंडोनेशिया, चीन, भारत में बड़े बड़े बांधों के विरोध में आंदोलन किए गए। और कहां पे? जो थाईलैंड है, दक्षिण एशिया, इंडोनेशिया, चीन, भारत जैसे देशों में जो बांध बनाए जा रहे थे, बांध ना बनाए सरकार, उसके लिए आंदोलन किए गए लोगों के द्वारा। जिसमें हम भारत का एग्जांपल दे सकते हैं। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन, भारत में कौन सा सब मतलब बड़े आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ये भारत में प्रसिद्ध है। इन प्रयासों का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और विकास पर्यावरण पर संतुलन स्थापित करना रहा है। तो ये आंदोलन हुए, क्यों हुए? हमारा पर्यावरण बच सके, वहां पे जो लोग बसे हुए उनका विस्थापन ना हो सके और पर्यावरण संतुलन बना रहे। ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। किस किस जगह कब कब लोगों के द्वारा आंदोलन किए गए हैं, ये आपको इसमें बताना था। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं सभी देशों में लोगों के द्वारा, जिसमें सामाजिक संगठन भी है, पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं। और अगर दक्षिण में देखें, जो दक्षिणी देश हैं, तो ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, भारत जैसे देशों में जो वन कटाई के विरोध आंदोलन किए गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के खिलाफ आंदोलन किए गए हैं। और इसके अतिरिक्त थाईलैंड, दक्षिण एशिया, इंडोनेशिया, चीन, भारत में किसी बड़े बड़े बांध बनाए जाए तो वो बांध ना बनाए जाए, उसके लिए भी आंदोलन किए गए। तो भारत में प्रमुख आंदोलन है, प्रसिद्ध आंदोलन कौन सा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो आप इस क्वेश्चन में इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों को बता सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 2, पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में भारत द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। जो पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भारत ने कब किस प्रकार से कदम उठाए, कौन कौन सी पॉलिसी नीति अपनाई है जिसको पर्यावरण की सुरक्षा हो सके, तो आपको इसमें बताना है। भारत ने पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने जो है राष्ट्रीय यानी अपने देश के अंदर भी पर्यावरण का सुरक्षा हो सके, इसके लिए भी नियम बनाए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की भूमिका रही है। तो पहला आप बता सकते हैं, 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके उद्देश्यों को स्वीकार किया। भारत ने क्या किया कि 2002 में, हमने आगे पढ़ा था कि चीन और भारत को
क्योटो प्रोटोकॉल से बाध्यकारी नहीं माना है। तो भारत ने जो कब किया, 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और उसके जो भी उसमें नियम कानून है उसको मानने के लिए स्वीकार किया उसको। और आप आगे बता सकते हैं 2005 में G8 देशों की बैठक में विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी पर बल दिया गया। 2005 में क्या किया गया, जो G8 देश है, G8 देशों के द्वारा बैठक हुई थी, उसमें कहा गया था जो विकसित देश है उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है उसको कम किया जाए, जिसका भारत ने समर्थन किया। भारत ने भी उस पर वहां शामिल हुए, तो भारत ने भी अपना भागीदारी निभाई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आगे आप बता सकते हैं राष्ट्रीय ऑटो फ्यूल नीति के अंतर्गत वाहनों में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया। और भारत ने क्या किया, जो ऑटो फ्यूल नीति है उसको अपनाकर जो स्वच्छ ईंधन के उपयोग में बढ़ावा दिया है। और ऊर्जा संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया था। 2001 में भारत के द्वारा क्या किया था, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था ताकि ऊर्जा को सुदृढ़ अच्छा बनाया जा सके। 2003 में विद्युत अधिनियम द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया गया। तो 2003 में भारत द्वारा जो विद्युत अधिनियम है वह जारी किया गया और ताकि नवीकरणीय ऊर्जा है उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा भारत के लोग करें। भारत में बायोडीजल से संबंधित राष्ट्रीय मिशन भी संचालित किए गए। जो बायोडीजल है उसको भी प्रोत्साहन दिया गया भारत के द्वारा। इसके अतिरिक्त 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना की गई और भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी अपेक्षाकृत कम है। जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, गैसेज है, उसका भी जो उत्सर्जन है वह कम है अपेक्षाकृत अन्य देशों से। और उसकी पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, तो भारत के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय पर भारत ने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए 2002 में। और नेक्स्ट आप बता सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2005 में G8 देशों की बैठक में भारत शामिल हुआ, जो उसमें बात की गई जो विकासशील देश है, विकसित देश है, उनको जो उत्सर्जन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का उसको कम किया जाए, तो भारत ने उसको समर्थन दिया है। और राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो ऑटो फ्यूल नीति है उसको अपनाई भारत ने ताकि स्वच्छ ईंधन का उपयोग ज्यादा हो सके। नेक्स्ट आप बता सकते हैं 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया भारत में और 2003 के विद्युत अधिनियम द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया गया। और इसके साथ ही आप बता सकते हैं 2010 में जो है भारत ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण का स्थापना की। और अगर भारत में अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वह भारत में बहुत कम है और उसकी पर्यावरण की प्रतिबद्धता भी दर्शाता है। तो पर्यावरण के प्रति एक क्या क्या नियम अपनाए गए हैं ताकि उनको बचाया जा सके, भारत की प्रतिबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता अपरिहार्य स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर में है, तो इसमें आप बता सकते हैं जो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता इसलिए अपरिहार्य है, जो पर्यावरण की चिंता को ले जो मतलब पर्यावरण की चिंता है उसको एक मुख्य उद्देश्य से कैसे रखा गया है, क्योंकि बढ़ता प्रदूषण पृथ्वी के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। जो प्रदूषण बढ़ रहा है वह पृथ्वी के अस्तित्व के लिए क्या है, एक गंभीर खतरा है। और ओजोन परत में छेद, स्वच्छ पेयजल की कमी और जैव विविधता का नष्ट होना और वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ाते हैं। जो कौन कौन से कारण हैं जो कि जो इसकी जो पर्यावरण जो विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता बढ़ाते हैं, कौन कौन से? ओजोन परत में छेद, स्वच्छ पेयजल में कमी हो गई है और जैव विविधता का नष्ट होना वैश्विक स्तर पर यह चिंता बढ़ाते हैं। इसके अलावा और भी समस्याएं हैं। उपजाऊ भूमि, वन संसाधन, चारागाहों का घटता क्षेत्र खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। जो उपजाऊ भूमि है वह भी कम हो रही है और जो चारागाह क्षेत्र है, जो अगर चारागाह क्षेत्र रहेंगे तो जो हम पशुपालन करते हैं उनके लिए चारा कहाँ से आएगा, जो है उसके लिए खाद्य सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। जो चारागाह क्षेत्र है वह कम हो रहे हैं। जल चक्र के
असंतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से अंतर्राष्ट्रीय तनाव भी पैदा हो। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव है वो किस प्रकार से हो रहा है, जो हमारे द्वारा अत्यधिक दोहन भी किया जा रहा है। जनसंख्या विस्फोट के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं और गंभीर हो जाती हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए देशों के बीच सहयोग और वैश्विक नीतियां पर्यावरण संरक्षण के सामूहिक प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं। तो देशों के बीच एक सामूहिक प्रयास किए गए हैं, वैश्विक नीतियां बनाई गई हैं इसके लिए, पर्यावरण जो राजनीति, विश्व राजनीति पर्यावरण की चिंता को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण है और इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इस पे विचार प्रकट करें। तो पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है, उसके क्या रीजन है और उसको कैसे बचाएं, इसको कम कैसे करें, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। विश्व में पर्यावरण बढ़ने के प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। प्रदूषण बढ़ने के प्रमुख कारण क्या है, पहला प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। दूसरा बता सकते हैं वनों की कटाई, उपभोक्तावादी संस्कृति का तेजी से फैलना। उपभोक्ता यानी जो है हमें ज्यादा उपभोक्ता यानी हमें ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ रही है, हम सोच रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें, जो संसाधन है उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और अपनी चीजों को सरल बनाएं। तो उपभोक्तावादी संस्कृति का फैलना और संसाधनों का अत्यधिक दोहन, हमारे द्वारा संसाधनों का जो है अत्यधिक यूज किया जा रहा है। औद्योगिकरण में वृद्धि और परिवहन संसाधनों का बढ़ता उपयोग, और जो हमारे द्वारा क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा परिवहन यूज किए जा रहे हैं, और वायु, जल और भूमि प्रदूषण को बढ़ावा देता है। जिससे क्या होता है, वायु, जल और भूमि प्रदूषण को बढ़ावा देता है। इन कारणों से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है और पर्यावरण संकट गंभीर होता जा रहा है। ठीक है, आगे आप बता सकते हैं पर्यावरण संरक्षण हेतु कई उपाय अपनाए जा सकते हैं। अब पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय हैं जिसको हम अपना सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, जो वन संरक्षण सबसे आवश्यक कदम है, यानी वनों का संरक्षण करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारे एक पारिस्थितिक तंत्र को बना के रखता है। पर्यावरण मित्र तकनीकों का उपयोग करना, यानी पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे, हम विकास कर पाए, इस प्रकार की तकनीकों को अपनाना। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग और पर्यावरण सुरक्षित रखने में सहायक करता है। और हम जो है, जो प्राकृतिक संसाधन है उसका भी संतुलित उपयोग करें, यानी लिमिट से ज्यादा उपयोग ना करें। और साथ ही सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, यानी जो जो आज हम देखें तो आज के समय में जो परिवहन का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा रहा है इंडिविजुअल तरीके से, मतलब हर कोई व्यक्ति अपना जो है परिवहन चाहता है। तो इसमें कहा गया कि जो सार्वजनिक, यानी सार्वजनिक परिवहन है उसका उपयोग किया जाए, और जन जागरूकता कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा प्रदूषण प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। यानी लोगों को जागरूक किया जाए और जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नीतियां बनाई जाए। तो आप इसमें इस तरीके से बता सकते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है और इसके संरक्षण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं से क्या अभिप्राय है, हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं। जो साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं क्या है, और इसमें आपको विचार देना कि इसको हम कैसे लागू कर सकते हैं। साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं का अर्थ है वैश्विक समस्याओं और विशेषकर पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सभी देशों की समान है। यानी जो विश्व स्तर पर समस्याएं हैं, जो कि विशेषकर मुख्य रूप से कौन सी समस्या है, पर्यावरण संरक्षण की समस्या, यानी पर्यावरण को बचाना, वह जिम्मेदारी सभी देशों की समान है। लेकिन उनकी भूमिकाओं, उनकी क्षमता के, जो उनकी क्षमता है वो संसाधनों और विकास स्तर के अनुसार अलग अलग होती है। जो देशों की है भूमिका है किस आधार पर होती है, उनकी क्षमता, संसाधनों और विकास स्तर के अनुसार होती है। विकसित देशों ने औद्योगिकरण से अधिक प्रदूषण किया है, यह कहा जाता है कि जो विकसित देश है उनके द्वारा औद्योगिकरण से अधिक प्रदूषण फैलाया गया है, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी अधिक है। और जबकि विकासशील देशों को विकसित के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। विकासशील देशों को अपना विकास करने के साथ साथ जो पर्यावरण संरक्षण है, पर्यावरण बचाने की नीतियों पर भी ध्यान देना चाहिए। इस विचार को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को विकासशील देशों के अनुकूल बनाया जाए। जो इन विचारों को अगर लागू करना है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो विकासशील देश है उनके अनुकूल हो,
ठीक है। और जो संयुक्त वैश्विक कोष की स्थापना हो, तकनीकी का हस्तांतरण किया जाए और व्यक्तिगत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगात्मक प्रयास किए जाएं, इससे सतत विकास संभव हो। यानी जो व्यक्ति है, व्यक्ति को भी प्रयास करने चाहिए इनको बचाने के लिए, एक वैश्विक स्तर पर भी प्रयास किए जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किए जाए और राष्ट्रीय स्तर पर भी। ठीक है, तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था और आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखने के लिए धन्यवाद। जो हमारी बाकी की वीडियो हैं उनको भी जाके देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।